हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा की 2022 की जो मुख्य परीक्षा है उसके सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर रहे हैं। अभी तक हम इसके 7 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और आज हम जो 8वां टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का। उसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट देखिए मैं टॉपिक 4 में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का। तो आप अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरा वीडियो नंबर 4 देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होने वाला है। 1972 में ये आया था। इसके बारे में पूरा जानेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, कितनी इसमें शेड्यूल्स है और कौन से शेड्यूल में कौन से जानवर को रखा गया है। इसके अलावा इसमें इसके तहत कुछ और संस्थानों या इंस्टीट्यूशंस की स्थापना भी की गई है, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे ताकि इससे बाहर आपका कोई प्रश्न ना जाए। इसके अलावा देखिए टेलीग्राम ग्रुप में मैंने प्रीवियस ईयर के पर्यावरण से संबंधित जितने भी आपके रेलिवेंट क्वेश्चन ट्रिपल एस सी वन दरोगा के पेपर के लिए हो सकते हैं वो डालने शुरू कर दिए हैं। कल शाम से मैंने उसमें पोस्ट करने शुरू किया। काफी अच्छे अच्छे इस तरह के उसमें प्रश्न है, तो आप प्लीज उनको जरूर अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपके रिवीजन में वो काफी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उससे आपकी काफी हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख लीजिए हमारा टॉपिक कौन सा 8। इसमें हम बात करेंगे पहले वन संरक्षण अधिनियम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये 1980 में लाया गया था। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1972 में लाया गया था। इन दोनों के आप प्लीज सबसे पहले तो ईयर जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो ये लगातार कालानुक्रम में लगाने के लिए आते रहते हैं। ठीक है, आपको एक तरफ से सारे एक्ट दे देगा या अधिनियम दे देगा, दूसरी तरफ उनके आपको ईयर दे देगा। कभी आपसे मैचिंग में पूछ लेगा, कभी आपसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा गलत युग्म है। ठीक है, तो आप प्लीज इनके ईयर जरूर याद कीजिए। मैंने एक पूरी टेबल इसके लिए मैं आपके बना दूंगा, जितने भी एक्ट्स अभी तक आए हैं उस टेबल को आप याद करेंगे तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो टेबल मैं आपको बना के दे दूंगा। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास पहले से ही इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 मौजूद था। इसके अलावा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हमारी 1952 में आई थी, वो भी हमारे पास मौजूद थी। तो हमें क्यों वन संरक्षण अधिनियम या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की जरूरत पड़ी। वन एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो प्रकृति मानव जाति को प्रदान कर सकती है। इसीलिए वनों के पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन तेजी से वनोन्मूलन के कारण, ठीक है, बहुत तेजी से हमारे यहाँ क्या हो रहा था, वनों का क्षरण हो रहा था। किसी गैर वन उपयोग के लिए वनों को बहुत तेजी से काटा जा रहा था, जिसके कारण हमारे यहाँ जो वनाच्छादन है वो कहीं ना कहीं लगातार उसका स्तर गिर रहा था। वनोन्मूलन के कारण प्रकृति का चक्र स्वयं ही बाधित हो रहा है। देखिए प्रकृति के बारे में भी बात बोली जाती है कि प्रकृति स्वयं अपने आप को ठीक कर लेती है, लेकिन वनोन्मूलन इतनी तेजी से हो रहा था कि जो उसको ठीक करने की दर थी वो इतनी हल्की हो गई थी कि प्रकृति अपने आप को रिस्टोर नहीं कर पा रही थी। इसीलिए वनों के संरक्षण को सुरक्षित करने के लिए एक कानून लाने की आवश्यकता थी, जो कि हम 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के रूप में लाए। वन क्षेत्रों की रक्षा के लिए सबसे पहले कानूनी मसौदों में से एक भारतीय वन अधिनियम 1865, जिसको 1876 में हमने संशोधित किया था। उसके बाद 1927 का अधिनियम आया था, ये मैं आपको बता चुका हूं अपने टॉपिक नंबर 4 में, जिसे उसी अधिनियम के 1927 संस्करण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। हालांकि यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के वाणिज्यिक हितों के लिए, यानी जो उसके कमर्शियल इंटरेस्ट थे उसकी रक्षा के लिए ये ज्यादा बनाया गया था, ना कि भारत में वनों के संरक्षण के लिए। क्योंकि आपको पता है लगातार ब्रिटेन में क्या हो रहा था, वहां पर औद्योगिक क्रांति चल रही थी। भारत में ब्रिटेन अपना कहीं ना कहीं औपनिवेश भारत को बना चुका था और कहीं ना कहीं जो रेलवे लाइन थी उसका एक्सटेंशन भारत में वो कर रहा था। उसके लिए उसे बहुत बड़े स्तर पर लकड़ी की आवश्यकता थी, इसलिए वनों का कटाव बहुत ज्यादा भारत में हो रहा था और ये कहीं ना कहीं ब्रिटेन के वाणिज्यिक हितों की एक तरह से हेल्प कर रहा था। इस अधिनियम ने अंग्रेजों को लकड़ी और वन सेवाओं पर कर लगाकर जनजातीय गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया। जो हमारे जनजातीय लोग जंगलों में रहते थे उसके कहीं ना कहीं राइट्स को इन्होंने छीना, और मैं आपको बता चुका हूं कहीं ना कहीं ये अगर आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें जनजातीय विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण भी ये बना है। दूसरे शब्दों में इसने मुख्य रूप से वनों की रक्षा करने के बजाय इमारती लकड़ी की कटाई और कच्चे माल के प्रवाह को आपका नियंत्रित किया, क्योंकि ब्रिटेन को रॉ मटेरियल्स की स्थापना जरूरत थी और भारत में वो अपना जो फिनिश गुड थे उसको पेनिट्रेट करना चाहती थी। स्वतंत्रता के बाद भारत के राष्ट्रपति ने 1980 में वन संरक्षण अध्यादेश लागू किया, जिसे बाद में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 5 के आधार पर निरस्त कर दिया गया और आपका
क्योंकि अध्यादेश था इसलिए बाद में आपको एक्ट लाना पड़ता है। 1980 के अधिनियम के तहत वनों के गैर वन प्रयोजनों के लिए उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका हम कह सकते हैं हाईलाइटिंग फीचर है, ठीक है, वो यही है कि जो आपके वन थे उसका उपयोग गैर वनों के लिए ज्यादा किया जा रहा था, जैसे चरागाह में बदल दिया, बंजर भूमि, अगर वहां पर वनों का कटाव हो जाएगा तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे, तो उनका गैर वन प्रयोजनों के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध इस एक्ट में लगाया गया। अब हम इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के क्या प्रमुख उद्देश्य थे, तो इसके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, उनको हम देखते हैं। पहला, वनों की अखंडता और क्षेत्र को संरक्षित करते हुए इसके वनस्पतियों, जीवों एवं अन्य विविध पारिस्थितिक घटकों के सहित वनों की रक्षा करना। वन जैव विविधता की वृद्धि को सुगम बनाना, यानी जो फॉरेस्ट में आपके बायोडायवर्सिटी है उसकी वृद्धि को सुगम बनाना, कैसे उसको हम बढ़ा सकते हैं। वन भूमि को कृषि, चरागाह अथवा किसी अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों एवं अभिप्रायों के लिए गैर वन गतिविधियों में परिवर्तन को रोकना, ताकि उसे किसी गैर वन या फिर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज में उसका परिवर्तन ना हो पाए। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं जो हमारे वन होते हैं या जो आपके हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, यानी आपके प्राथमिक उत्पादक वो होते हैं। उसको जैसे अगर हम एक फूड चेन देखें, ये घास है, इसको हिरन खाता है, हिरन को फिर हमारा शेर खाता है। तो अगर आप सोचिए, अगर आपके यहाँ जो जंगल है, वनों या उसकी संख्या कम होगी तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे हिरणों की संख्या पर भी पड़ेगा, और हिरणों की संख्या जब कम होगी तो उसका प्रभाव हमारे जो बाघ है उसके ऊपर भी पड़ेगा, टाइगर्स के ऊपर भी पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं पूरे एक बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता को कंट्रोल करता है किसी क्षेत्र में, इसलिए वनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अब देखते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की विशेषताएं क्या है। 1980 का वन संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित विशेषताओं के साथ आता है। वन संरक्षण अधिनियम यानी एफसीए शॉर्ट में लिखते हैं, के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु केंद्र सरकार को मुख्य प्राधिकारी बनाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें ज्यादा पावर दी गई है। वन संरक्षण अधिनियम एफसीए 1980 अधिनियम के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करता है, यानी आप पर इसमें पनिशमेंट आपको या पेनल्टीज वगैरह ली जाती है। वन संरक्षण के संबंध में केंद्र सरकार की सहायता के लिए एक सलाहकार समिति, ठीक है, एडवाइजरी कमिटीज को इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है, जो एडवाइज करेगी केंद्र सरकार को वनों के संरक्षण के संबंध में, उसकी स्थापना की इसमें बात की जाती है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 वन की चार श्रेणियों, एक आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट, ग्रामीण वन यानी आपके विलेज फॉरेस्ट, तीसरा संरक्षित वन यानी कंजर्व फॉरेस्ट, और आपका चौथा प्राइवेट वन, ठीक है, या निजी वन। ये 4 कैटेगरीज इसमें है, इसको प्लीज आप जरूर याद रखिएगा। आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि इन चारों में से कोई आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि इस 4 में से कौन सी वन संरक्षण अधिनियम के तहत वनों की श्रेणी नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गैर वन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वन भूमि के अपयोजन या डायवर्जन हेतु केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, यानी आपको वनों का कटान करना है या किसी और काम के लिए वनों का यूज करना है तो केंद्र सरकार की पहले आपको अनुमति लेनी होगी। इसके बाद देखिए अब नया एक्ट भी आ चुका है, कैंपा एक्ट उसको बोलते हैं। उसमें तो ये प्रोविजन है कि अगर आपने कहीं से जंगलों का कटान किया है तो उतना ही एरिया आपको कहीं दूसरी जगह पर उगाना भी होगा। ठीक है, उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, अभी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण धाराएं हैं। पहला है खंड वन शीर्षक और इसका कार्यक्षेत्र क्या है। यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। हालांकि अब 370 एक्ट हटा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी हटाया गया तो इसका मतलब ये था कि केंद्रीय स्तर पर सभी कानून यहाँ पर लागू होगा जम्मू कश्मीर में, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर में केवल 37 कानून अभी लागू हुए हैं और 1980 का वन संरक्षण अधिनियम अभी आपका जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक धारा 2 है इसमें, गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा रहे वनों पर प्रतिबंध। यह उन प्रतिबंधों को सूचीबद्ध करता है जहां राज्य प्राधिकरण केंद्र सरकार की अनुमति के बिना वनों के संबंध में कानून नहीं बना सकते हैं। गैर वन उद्देश्यों पर जोड़ दिया गया है, जिसका अर्थ है कि रोपण के लिए या प्लांटेशन के लिए वन भूमि को साफ करना, जिसमें क्या क्या है, चाय हो गई, ये आपको पता है, आपको जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती है, कॉफी हो गई, मसाले हो गए, रबड़ हो गई और औषधीय पौधे। तो आपको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की अनुमति, अगर आप डाइवर्ट कर रहे हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब देखते हैं तीसरा, ये मैं आपको बता चुका हूं, एक इसमें सलाहकार समिति बनाने की बात की गई है। ठीक है, तो यही देखिए पूरे से इंपॉर्टेंट जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए भी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखिए आपका टॉपिक, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ये टॉपिक देखिए, इससे प्रश्न आपके जरूर बनेंगे।
ठीक है, क्योंकि इससे यूपी पीसीएस में आरओ में भी प्रश्न लगातार बनते रहते हैं। लास्ट 1 या 2 साल पहले शायद यूपीएससी में भी इससे प्रश्न पूछा गया है, इसका जो अनुसूची 6 है उससे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उससे संबंधित कुछ हमारे सबसे पहले संविधान में कुछ प्रोविजन किए गए हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। पहला, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से वन और जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। एक सीधा सीधा प्रश्न आपसे यहां से बन सकता है कि कौन से अधिनियम के तहत जो वन और जंगली जानवर हैं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से, तो 42वें संविधान संशोधन से इसे समवर्ती सूची में हमने स्थानांतरित किया है। संविधान के अनुच्छेद 51 ए जी, क्या है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपके मौलिक कर्तव्य हैं। उसमें कहा गया है कि वनों एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है हमारा डीपीएसपी है, ठीक है, जो अनुच्छेद 4 में हमारे उपस्थित है, आर्टिकल 36 से 51 तक। उसमें भी अनुच्छेद 48 ए के मुताबिक, जो कि आपका 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है 1976 में, राज्य पर्यावरण संरक्षण और उसको बढ़ावा देने का काम करेगा और देश भर के जंगलों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में कार्य करेगा। तो ये हमारे संविधान में ही प्रोविजन किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं वन्य जीव संरक्षण को लेकर और जो वन है उनके संरक्षण को लेकर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मुख्य परीक्षा में भी मेंशन कर सकते हैं, काफी अच्छे रहते हैं। अब बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की। यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया था। देखिए, सिर्फ इसमें जानवर नहीं है, इसमें पौधों का भी संरक्षण की बात की गई है, क्योंकि देखिए दोनों कहीं ना कहीं आपस में लिंक रहते हैं, एक दूसरे के बिना दोनों सर्वाइव नहीं करते। पौधे रहेंगे, देखिए, तो अगर ज्यादा पौधे रहेंगे तो कम से कम जानवरों की संख्या भी उसके ऊपर पूरी डिपेंड करती है, वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है। इस कानून से पहले भारत में केवल 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे और जब हम ये एक्ट लाए उसके बाद आप देखिए वर्तमान में लगभग 106 नेशनल पार्क है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पर है? 11 आपके मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर आता है असम, यहाँ पर 7 है, बाकी अंडमान निकोबार में 6 है, ये आप याद रखिएगा। असम में 2 अभी नए थे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वो जरूर आप पढ़ लीजिएगा, मेरा नेशनल पार्क वाला वीडियो देखिए, उसमें सारी चीजें आपकी पूरी क्लियर हो जाएंगी, मैंने सब कुछ उसमें बता रखा है। अधिनियम के तहत नियुक्त प्राधिकारी, ठीक है, इस अधिनियम के तहत सबसे पहली बात कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनकी स्थापना की गई है, जो कहीं ना कहीं इस पूरे कार्य को देखते हैं। केंद्र सरकार वन्य जीव संरक्षण निदेशक और उसके अधीनस्थ सहायक निदेशक यानी असिस्टेंट डायरेक्टर तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करती है, जो ज्यादातर आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होते हैं या वन्य सेवा के अधिकारी होते हैं। राज्य सरकारें एक मुख्य वन्यजीव वार्डन या चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इसको बोला जाता है, इसकी नियुक्ति करती है, जो विभाग के वन्य जीव विंग का प्रमुख होता है और राज्य के भीतर संरक्षित क्षेत्रों या प्रोटेक्टेड एरियाज पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखता है। ठीक है, अब देखते हैं इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पहला, यह अधिनियम अनुसूची 1, 2, 3, 4 में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर के शिकार को प्रतिबंधित करता है। इसमें भले ही कुछ अपवाद है, लेकिन अगर हम फर्स्ट इंस्टेंस में देखें तो किसी को भी मारने की अनुमति इसमें नहीं दी जाती। टोटल इसमें 6 अनुसूचियां हैं, आगे पूरा हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इतना बता देता हूं, जो शेड्यूल 1, 2, 3, 4 है, इसमें निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर के शिकार को यह प्रतिबंधित करता है। इसमें कुछ अपवाद है, किन कंडीशंस में आप उनको शिकार कर सकते हैं वो देखते हैं। इन अनुसूचियों के तहत सूचीबद्ध किसी जंगली जानवर को राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन, ठीक है, या चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जिसकी स्थापना 1972 के एक्ट के तहत ही की गई है, से अनुमति मिलने के बाद ही मारा जा सकता है। यदि किन कंडीशंस में? यदि वह मानव जीवन या संपत्ति किसी भी मौजूदा भूमि पर जो फसल है आपकी उसके लिए खतरा बन जाता है। मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा जंगली सुअर वगैरह बहुत ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं भारत के कुछ हिस्सों में, तो ऐसी कंडीशन में एक लिमिटेड क्षेत्र में, ठीक है, और एक लिमिटेड समय के लिए उसको मारने की अनुमति चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन दे सकता है। दूसरा, यह वह विकलांग है या किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिससे निजात पाना संभव नहीं। ठीक है, कोई बेचारा जानवर ऐसा है जिसको या तो किसी एक्सीडेंट में उसका कुछ अंग कट गया है या कुछ भी उसको ऐसी बीमारी है जिससे उसके बचने के चांसेस बहुत कम है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको मारने के जो आदेश है वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन दे सकता है। ठीक है, आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है कि इसका आदेश कौन देगा, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन याद रखिएगा। ठीक है, जो वन्य जीव विंग का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो इसकी अनुमति देता है। दूसरा, निर्दिष्ट पौधों को काटने या उखाड़ने पर प्रतिबंध है।
यह अधिनियम किसी भी वन भूमि या किसी संरक्षित क्षेत्र या प्रोटेक्टेड एरिया से किसी निर्दिष्ट पौधे को उखाड़ने, क्षति पहुंचाने, संग्रहण, कब्जे या बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। इसके भी कुछ अपवाद हैं, वो देखते हैं। हालांकि मुख्य वन्यजीव वार्डन शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, किसी जड़ी बूटी के संरक्षण आदि के उद्देश्य से किसी विशिष्ट पौधे को उखाड़ने या एकत्रित करने की अनुमति दे सकता है, या फिर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित कोई संस्थान या व्यक्ति ऐसा कर सकता है। ठीक है, अगर कुछ आपको लगता है कि उसे एजुकेशन पर्पसेस के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए या किसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के लिए उसको रिसर्च वगैरह उसके ऊपर करनी है, तो आप चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अनुमति से एक लिमिटेड स्केल पर, ऐसा नहीं देखिए अनलिमिटेड तो कहीं भी नहीं होगा, एक लिमिटेड स्केल पर आप उस विशिष्ट पौधे को उखाड़कर उस पर रिसर्च कर सकते हो। अगला, और क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। वन्यजीव अभयारण्यों या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यानों या नेशनल पार्क की घोषणा और उसका संरक्षण। केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में घोषित कर सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने स्लेंडर लॉरिस, ठीक है, एक ये निशाचर आपका स्तनपाई होता है, इसके लिए स्पेशल एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने की, हम कह सकते हैं तमिलनाडु सरकार के प्रपोजल के बाद उसको अप्रूवल दे दिया है। तो इस तरीके की चीजें देखिए इस एक्ट के तहत की जा सकती है, अभयारण्य के रूप में आप घोषित चीजें कर सकते हो, बशर्ते वह क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव पुष्प, भू आकृति विज्ञान, प्राकृतिक या प्राणी शास्त्रीय महत्व का हो। तो ये इस एरिया में काफी ज्यादा पाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं आप देख लीजिए इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट भी है। सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित कर सकती है या नेशनल पार्क आपका घोषित कर सकती है। पहला कौन सा था वो आपको ऊपर बता चुका हूं, हिली नेशनल पार्क, जिसको आज हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं। अभयारण्य के रूप में घोषित क्षेत्र को प्रशासित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक कलेक्टर की नियुक्ति की जाती है, जो पूरा इसका सुपरविजन करता है। ठीक है, अगला, विभिन्न निकायों का गठन। तो किन किन निकायों का गठन इसके द्वारा किया जाता है। यह अधिनियम राष्ट्रीय तथा राज्य वन्यजीव बोर्ड, इसको बोलते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, और इसको बोलते हैं स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, इसको इंग्लिश में लिखता है CZA, यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी, जो कि जितने भी आपके देश में चिड़ियाघर है उसमें जो जीव जंतु हैं या उसमें जो आपके पेड़ पौधे लगे हुए उसका कहीं ना कहीं संरक्षण करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, ये मैं आपको, जब मैंने प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ाया था इसके बारे में मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूं। जैसे निकायों का गठन इसी के तहत किया जाता है, तो तीन आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। पहला है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, दूसरा राज्य वन्यजीव बोर्ड, तीसरा हमारा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण या सेंट्रल जू अथॉरिटी, और चौथा NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये चार पूरे आप याद रखिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ही इनका गठन किया गया है। अभी नीचे एक और हम पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जो वन्यजीव से संबंधित अगर कोई क्राइम होते हैं, जैसे आप खाल वगैरह बेचते हैं या हाथी दांत वगैरह बेचते हैं, उसका गठन भी आपको इसी के तहत किया गया था 2005 में। ठीक है, वो भी मैं अभी समझाऊंगा आपको। इसके अलावा सरकारी संपत्ति का प्रावधान इसमें क्या है। अधिनियम के मुताबिक शिकार किए गए जंगली जानवर, कीड़ों के अलावा जानवरों की खाल से बनी वस्तुओं, किसी जंगली जानवर का मांस और भारत में आयात किए गए हाथी दांत व ऐसे हाथी दांत से बनी वस्तु सरकार की संपत्ति मानी जाएगी, क्योंकि देखिए कोई भी जो वन्यजीव है भारत का, वो कहीं ना कहीं भारत की कम्युनिटी की ही एक वेल्थ है, तो इसलिए उसको भारत सरकार की संपत्ति माना जाता है। अगला, अब देखते हैं पूरा डिटेल में अधिनियम के तहत गठित निकाय के बारे में। सबसे पहला कौन सा था, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड या नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इस अधिनियम के अनुसार भारत की केंद्र सरकार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन करेगी। यह बोर्ड वन्यजीव संबंधी सभी मामलों की समीक्षा के लिए और राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों में एवं आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की परियोजना के अनुमोदन के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में काम करता है। मैंने आपको जब प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ाया था, मैंने आपको तभी बता दिया था, अगर किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की इकोलॉजी को या पारिस्थितिकी तंत्र को डिस्टर्ब करेगा, तो उसके लिए पूरी डिटेल्ड स्टडी, ठीक है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड इसकी आपको परमिशन दे सकता है कि यहाँ पर पहले पूरा डिटेल्ड स्टडी कीजिए। अगर उन्हें लगता है कि यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र को ये खराब करेगा, तो वो उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो इस प्रोजेक्ट को मना कर सकते हैं वहां पर सेटअप होने से। तो ये उसके पूरे सुपरविजन के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। मैंने आपको उस दिन बताया था, देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट निकाय है कि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री स्वयं खुद करते हैं, और यह वन्य जीवों एवं वनों के संरक्षण तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बोर्ड का उपाध्यक्ष होता है, जो भूपेंद्र हुड्डा जी हैं इस समय।
यह बोर्ड सलाहकार आपका प्रकृति का, यानी आपके पास ये एडवाइजरी नेचर का है और केवल सरकार वन्य जीवों संरक्षण के लिए नीति बनाने पर ये सलाह देता है। लेकिन मोस्टली देखिए बहुत बड़ा निकाय है तो इसकी सलाह ज्यादातर मानी ही जाती है। अब राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों के भीतर या उसके 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए एक स्थायी समिति का परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी का गठन कर सकता है। इस समिति की अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा की जाती है, तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट निकाय है। अब आती है बात राज्य वन्यजीव बोर्ड। राज्य सरकार राज्य वन्यजीव बोर्ड के गठन के लिए उत्तरदायी है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं और राज्य स्तर पर चीफ मिनिस्टर आपके होते हैं। ये बोर्ड निम्नलिखित मामलों में राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को सलाह देते हैं। पहला, संरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित किए जाने वाले क्षेत्रों का चयन और प्रबंधन, कि किन क्षेत्रों को आपको लगता है कि एज अ प्रोटेक्टेड एरिया या संरक्षित क्षेत्र के रूप में हमें घोषित करना चाहिए और इनका मैनेजमेंट हम फ्यूचर में कैसे कर सकते हैं। दूसरा, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु नीति तैयार करने। ठीक है, जैसे आप अगर देखेंगे कि कई कई जगह आप देखेंगे हाथी वगैरह जहां पर फसलों को बहुत खराब कर देते हैं, तो वहां पर लोग अपने बाड़े में करंट वाली तारें लगा देते हैं, जिसकी वजह से हाथी की काफी मौतें भी हो रही थी। और इसके अलावा तेंदुए वगैरह की घटनाएं भी काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखी जाती हैं, कि यहाँ पर जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, बिजनौर वाला क्षेत्र जो कि है अमनगढ़ है, बेसिकली कॉर्बेट का बफर एरिया है, वहां पर भी तेंदुओं की संख्या काफी ज्यादा रहती है। तो वो कभी कभी वहां के बच्चों को या फिर जो बूढ़ी औरतें होती हैं उनको शिकार बना लेते हैं। तो इसकी वजह से इनका जो वहां पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो उनकी या उनको मार देते हैं ज्यादातर। तो उनका संरक्षण कैसे किया जाए, इन चीजों को कैसे रोका जाए, ये सभी राज्य वन्यजीव बोर्ड जो होता है ये सभी सरकार को इस पर सलाह देता है। किसी अनुसूची में संशोधन से संबंधित कोई मामला, ये भी इस पर बात की जाती है। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया था इसके तहत सेंट्रल जू अथॉरिटी यानी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना भी की गई है। यह अधिनियम केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण या सेंट्रल जू अथॉरिटी के गठन का प्रावधान करता है, जिसमें अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव सहित कुल 10 सदस्य शामिल होते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। यह प्राधिकरण चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करता है और इसे देश भर में चिड़ियाघरों को विनियमित करने का कार्य भी सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश में आपको बता चुका हूँ, 3 टोटल है, एक लखनऊ में है, एक कानपुर में है आपका, और एक अब कहाँ बना है, गोरखपुर में, शहीद अशफाक उल्लाह खां। मुझे आप कानपुर वाले का नाम जरूर कमेंट करके बताइए कि कानपुर में जो स्थित है उसका नाम क्या है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिड़ियाघरों में जानवरों को स्थानांतरित करने के संबंधी नियमों का भी निर्धारण करता है। ठीक है, अगर आपको ट्रांसफर करना है चिड़ियाघरों में तो उसका भी निर्धारण ये करता है। इसके बारे में मैं पूरा आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जब हमने प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा था, तो इसको आप पीडीएफ में से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। इसकी बात देखिए मैं कर रहा था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट संस्थान है। ठीक है, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं यहाँ पर, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, यानी जो आपके वाइल्ड लाइफ से संबंधित, वन्यजीव से संबंधित क्राइम है उसको कंट्रोल करने का एक ब्यूरो है। देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए अधिनियम में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो या वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में भी स्थित है। तो अगर आपसे पूछे ये किसके अधिनियम के तहत बनाया गया है, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अधिनियम के तहत ही बनाया गया है। इसके मुख्य कार्य क्या है? संगठित वन्य अपराध गतिविधियों से संबंधित सूचना एकत्र कर उसका विश्लेषण करना, अपराधियों को पकड़ने के लिए यह सूचना राज्य को प्रदान करना, एकीकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक स्थापित करना, एक सेंट्रल आपका रिपोजिटरी बनाना, वन्यजीव अपराधों से संबंधित मुकदमों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करना, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव वाले वन्यजीव अपराधों, प्रासंगिक नीति और कानूनों से संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देना। जो इंटरनेशनल इनिशिएटिव चल रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज चल रही हैं, उससे संबंधित जो भी प्रोविजन है उस पर भारत सरकार को सलाह देना। अब बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये वाला भी पोर्शन हमारा इसमें है। अधिनियम के तहत मैंने आपको बताया था टोटल 6 अनुसूचियां इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है, इसमें आप एक चीज मैं आपको यही बता देता हूँ, जो अनुसूची पहली है और जो पार्ट हमारा दूसरा है, दूसरी अनुसूची का एक पार्ट 2 है, इन दोनों को हाईएस्ट प्रोटेक्शन इसमें दिया गया है। ठीक है, हाईएस्ट, ये आप याद रखिएगा बस। शेड्यूल 1 यानी अनुसूची पहला और अनुसूची द्वितीय का भाग 2, इन दोनों को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन इसमें दिया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत विभिन्न पौधों और जानवरों की सुरक्षा स्थिति को निम्नलिखित 6 अनुसूचियों के तहत विभाजित किया गया है। पहली है अनुसूची 1।
इसमें उन लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिन्हें सर्वाधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, मैंने आपको ऊपर बता दिया। इसके तहत शामिल प्रजातियों को अवैध शिकार या इलीगल किलिंग, हत्या, व्यापार आदि से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस अनुसूची के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सबसे कठोर दंड दिया जाता है, मैंने आपको बता दिया, हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलती है। इस अनुसूची के तहत शामिल प्रजातियों का पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध है, सिवाय ऐसी स्थिति में कि जब वह मानव जीवन के लिए खतरा हो अथवा वह बीमारी से पीड़ित हो जिसे ठीक करना संभव नहीं हो। जैसे मान लीजिए कोई आदमखोर, आपने देखा होगा कोई टाइगर आदमखोर बन जाता है, ठीक है, यानी वो जो मानव होते हैं या ह्यूमंस होते हैं उसका शिकार करने लगता है, तो ऐसी स्थिति में उनको मारा जा सकता है। अभी महाराष्ट्र में ऐसा केस हुआ था, आप वहां पर देख सकते हैं। आई थिंक तडोबा आंध्री जो टाइगर रिजर्व है उसमें ये घटना हुई थी, मुझे पूरा याद नहीं, शायद तडोबा आंध्री ही था, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अनुसूची 1 के तहत निम्नलिखित जानवर शामिल हैं। अब देख लीजिए आप, ब्लैक बक, ठीक है, सलमान खान वाला जो इशू था, रॉयल बंगाल टाइगर, धूमिल तेंदुआ, इसके अलावा हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड इसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलता है। दलदली हिरण या स्वैम्प डियर, ठीक है, हिमालयी भालू हो गया, एशियाई चीता हो गया, ठीक है, कश्मीरी हिरण हो गए, कश्मीरी स्टैग जो कि वहाँ का राजकीय पशु भी है, कश्मीरी स्टैग, ठीक है, लॉयन टेल्ड मैकॉक, कस्तूरी मृग, गैंडा, ब्रो एंटलर डियर, ये आपको पढ़ा चुका हूं मैं, इसको क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, संगाई, ठीक है। कहाँ मिलता है ये, लोकटक लेक मणिपुर या केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो मणिपुर में है वहां पर मिलता है, और इसी के नाम पर देखिए मणिपुर में संगाई महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है, इसको ब्रो एंटलर डियर भी बोला जाता है। तो देखिए सारे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पशु शामिल है, इसलिए इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाता है। अनुसूची 2 देखते हैं। इस सूची के अंतर्गत आने वाले जानवरों को भी उनके संरक्षण के लिए उच्च सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें उनके व्यापार पर प्रतिबंध आदि शामिल है। इस अनुसूची के तहत शामिल प्रजातियों का भी पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध है, सिवाय ऐसी स्थिति की जबकि वो मानव जीवन के लिए खतरा हो अथवा बीमारी से पीड़ित हो जिसे ठीक करना संभव नहीं है। इसमें भी देखिए असमिया मैकॉक, पिक टेल्ड मैकॉक, स्टम्प टेल्ड मैकॉक, ऐसे ऐसे कुछ जानवर इसमें शामिल है। अनुसूची 1 में आप जरूर देख लीजिएगा प्लीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 3 और 4, जानवरों की वे प्रजातियां जो संकटग्रस्त नहीं है उन्हें अनुसूची 3 और अनुसूची 4 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें प्रतिबंधित शिकार वाली संरक्षित प्रजातियां शामिल हैं, लेकिन किसी भी उल्लंघन के लिए पहली 2 अनुसूचियों की तुलना में कम है, ठीक है। जो दंड दिया जाएगा वो पहली 2 अनुसूचियों में हाईएस्ट होगा, उसके तुलना में ऐसा नहीं है। देखिए इसमें शिकार आप कर सकते हो, ये भी प्रतिबंधित है, लेकिन जो आपको दंड दिया जाएगा वो इतना नहीं है, क्योंकि जो प्रजातियां इसमें शामिल है वो बहुत ज्यादा थ्रेटेंड नहीं है, संकटग्रस्त नहीं है। अनुसूची 3 के अंतर्गत जानवरों में शामिल क्या क्या है, चित्तीदार हिरण, नीली भेड़, लक्कड़बग्गा, नीलगाय, सांभर, स्पंज, ये सब इसमें शामिल है। और अनुसूची 4 में कौन कौन से हैं, राजहंस, खरगोश, फॉल्कन, किंगफिशर, नीलकंठ पक्षी, आपका हॉर्सशू क्रैब, ये सब इसमें शामिल है। अब बात करते हैं अनुसूची 5। इस अनुसूची में ऐसे जानवर शामिल है जिन्हें कृमि या छोटे जंगली जानवर जो बीमारी फैलाते हैं और पौधों तथा भोजन को नष्ट करते हैं उनको उसमें माना जाता है। इन जानवरों का शिकार किया जा सकता है। इसमें कौन कौन शामिल है, कौवे हैं, आपका फ्रूट बैट्स है, ठीक है, मूषक है और आपका चूल्हा है, ठीक है। अभी आपने सुना होगा न्यूज में था मारबर्ग वायरस, ठीक है, मारबर्ग वायरस आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, ये भी काफी फेमस था, न्यूज में चल रहा है। फ्रूट बैट, देखिए किसी किसी बीमारी में फ्रूट बैट जो है वो होस्ट होंगे, यानी इसके पास इस वायरस को रखने की क्षमता होती है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, फ्रूट बैट्स वगैरह से संबंधित आप जरूर पढ़िएगा। अनुसूची 6 देखते हैं। यह निर्दिष्ट पौधों की खेती को विनियमित करता है और उनके कब्जे, बिक्री और परिवहन को प्रतिबंधित करता है। निर्दिष्ट पौधों की खेती और व्यापार दोनों ही सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है, ठीक है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी में भी जो प्रश्न बना था वो इसी अनुसूची से बना था। अनुसूची 6 में या इसमें शामिल जो संरक्षित पौधे हैं कौन कौन से हैं, आपका साइकस, बेडिडोमी, ब्लू वेंडा या ब्लू ऑर्किड, रेड वेंडा या रेड ऑर्किड, कुथू या सौरूरिया लप्पा, स्लीपर ऑर्किड और पिचर प्लांट, ठीक है। इनका नाम आप प्लीज जरूर याद रखिएगा। इसका और अनुसूची 1 में जो शामिल है इसको प्लीज आप मेरी तरफ से मैं कहूंगा, आप ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वही है, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2, ये मैंने फोटो डाल दिया है, आपके रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल होंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो पूरा देखिए यही था, मैंने पूरा चीज में कवर करने की कोशिश की है, मुझे नहीं लगता इससे बाहर अब कोई इससे प्रश्न जाएगा। बाकी इससे संबंधित जो भी क्विज होंगे वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको पढ़कर क्विज दीजिएगा, आराम से आप वो क्विज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, इसका पीडीएफ आपको थोड़ी देर में मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जब हम वीडियो डालेंगे उसके बाद मिल जाएगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।